हाल के दिनों में एफसीआरए, विदेशी फंडिंग, एनजीओज की भूमिका और सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस सीजेपी को लेकर सार्वजनिक विमर्श तेज हुआ है। कुछ रिपोर्टों और सार्वजनिक दावों में सीजेपी की फंडिंग और गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं संबंधित पक्षों ने समय समय पर अपना पक्ष भी रखा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधि सक्सेना और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस पावर एंड पॉलिटिक्स। आज हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना या किसी का बचाव करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि एफसीआरए क्या है, विदेशी फंडिंग को लेकर भारत का कानून क्या कहता है और राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता तथा नागरिक समाज के बीच संतुलित कैसे बनाया जाए। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती प्रीति ठाकर जी। नमस्ते निधि जी। नमस्ते प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो प्रीति जी, हमारा पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहले मूल प्रश्न से ही मैं शुरुआत करूंगी कि सीजेपी को लेकर हाल के दिनों में जो सार्वजनिक सवाल उठे हैं, उनके उनके केंद्र में आखिर कौन-कौन से मुद्दे हैं? इस पूरे विवाद को दर्शकों के लिए सरल भाषा में कैसे समझाया जा सकता है? जी, सीजेपी के लिए जो पिछले 2 महीनों से बातें चल रही हैं और स्पेशली जो जुलाई 20 को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। क्योंकि एक आम जनता का या स्टूडेंट का अगर कोई प्रोटेस्ट अगर है, तो उसका जो स्वरूप होता है वो और जो हमने देखा 20 जुलाई को, उसका जो स्वरूप है उसमें बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो बिल्कुल सीधी बात है कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं था कि स्टूडेंट की नीट के एग्जाम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके विरुद्ध में ये प्रोटेस्ट है। उसमें एक से ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एक तो पॉलिटिकल एंगल है, बहुत पक्का पॉलिटिकल एंगल है। दूसरा इसमें विदेशी फंडिंग और डीप स्टेट का जो देश के बाहर की विदेशी ताकत है उसका भी बहुत बड़ा हाथ देख सकते हैं हम। तो ये बहुत कहते हैं ना कि मिला जुला के बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई और फिर इसको इतना बड़ा करने में अगर आप देखो तो ये जब शुरू हुआ और उसके लगभग महीने तक तो इसमें कोई जुड़ भी नहीं रहा था। हाँ, कुछ लोग थे जुड़े हुए, ऐसा नहीं कि कोई नहीं था, लेकिन जैसे जिस तादाद में हमने 20 जुलाई का जो देखा स्वरूप, वो स्वरूप और पहले के स्वरूप में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत कम लोग जुड़े हुए थे, बाद में एकदम से अचानक 2-3 दिन में बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए और उसमें नीट की एग्जाम वाले बच्चे जुड़े, ऐसा कहना शुरू में सबको यही लगता था कि हाँ बच्चे हैं, नीट के एग्जाम वाले हैं, लेकिन जो बाद में जो वीडियोस हमने देखे, जो चीजें एक एक करके बाहर आई, वो तो साफ दिखाता था कि ये कोई बच्चे नहीं, ये हमारे देश के जो स्टूडेंट हैं जो 18 साल के या उससे 17-18 साल के आसपास के नीट के एग्जाम वाले बच्चे, वो तो हरगिज नहीं दिख रहे थे। वो जो दिख रहे थे 25, 30, 35 साल के लड़के दिख रहे थे और गुंडे तक दिख रहे थे। तो वो तो बिल्कुल गलत लोग गलत चीजें कर रहे थे। हमने जो वीडियोस देखे हैं, क्या हम एक सामान्य आदमी के तौर पे वो वीडियोस एक्सेप्टेबल हैं हमें? उन वीडियोस में जो बातें कही गई, जिस तरह के व्यवहार किए गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जितनी गंदी और भद्दी बातें बोली गई, क्या वो आम जनता स्वीकार करेगी? हरगिज नहीं करेगी। मतलब ये कोई भी नहीं कर सकता और मेरे और आपके बच्चे ऐसा बोलेंगे? मैं तो नहीं मानती। मैं नहीं मानती कि हमारे बच्चे ऐसा बोलेंगे। ये जो बोलने वाले थे वो या तो पैसे देके खरीदे गए लोग थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एजेंडे को आगे करने के लिए पॉलिटिकली भेजा हुआ लोग था, या फिर विदेशी फंडिंग से आने वाली जो चीजें हैं जो सपोर्ट करती हैं उनके एजेंडे को, विदेशी फंडिंग वाले एजेंडे को या डीप स्टेट को, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोग उन्होंने भेजे थे वो भाड़े के टट्टू लग रहे थे, वो कोई असली स्टूडेंट बिल्कुल नहीं लग रहे थे। मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट के अलावा सब कुछ था वो। जी प्रीति जी, जैसा कि आपने कहा, हमारे दर्शक भी सहमत होंगे कि जो चीजें देखी गई वो
हमारी कल्पना के भी परे थी। जिस तरह की सुनी गई वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी कुछ भाषा, ऐसी टिप्पणी की गई जो वाक़ई बहुत ही शर्मसार करने वाली थी। और जी। मैं उसी स जी, मैं उसी से ही थोड़ा-सा दूसरा जो मेरा प्रश्न है वही उसी से संबंधित, जैसा आपने कहा कि विदेशी ताकत है, तो हमारा जो एफसीआरए है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मूल उद्देश्य क्या है? क्या ये कानून केवल विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए है या इसका संबंध भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी है? ये आपका बहुत सही सवाल है और मैं कहूँगी कि ये जो एफसीआरए एक्ट है, वो दोनों के लिए है। वो दोनों चीज़ों के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ विदेशी फंड जो आता है उसको नियंत्रित करने के लिए ही है। लेकिन देखो विदेश से जो फंड्स आता है, राइट? वो सही रास्तों से आए वो भी तो ज़रूरी है ना। ऐसा ऐसा कोई ब्लैक के पैसे कहीं से भी कोई भेज दे या कोई बिना हिसाब किसने भेजा पता नहीं, किसको भेजा पता नहीं, क्यों भेजा पता नहीं। इस तरह से अगर कोई फंडिंग आती है तो उसका हम क्या भरोसा कर सकते हैं और क्यों करें? भरोसा हम करें भी तो क्यों करें? क्योंकि देखो पैसों का सोर्स पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पैसे अगर इल्लीगल तरीके से भेजे गए हैं हमारे देश में, तो वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। तो वो भी तो नहीं होना चाहिए ना, हम अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग आने का या जाने का किसी तरह का, हम नहीं अलाउ कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो वो एक मेन मुद्दा ये है कि पैसे का सोर्स पता होना चाहिए। अच्छा दूसरा किसके पास आ रहा है, वो भी पता होना चाहिए। उसका क्या उपयोग हो रहा है, वो जो फंडिंग आ रही है उसका क्या उपयोग हो रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी देश में अगर इस तरह की फंडिंग आती है तो वो फंडिंग का उपयोग क्या है, अगर वो हमें ना पता हो और उसका उपयोग क्या किया वो उसका कोई हिसाब भी ना देता हो, तब तो उसका कोई भी उपयोग हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था उसमें विदेशी फंडिंग का मिसयूज हुआ है, वो पक्का दिखता है। इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों का खाना पीना ये सब, और वो एक बंदा मुस्लिम पकड़ा भी गया है जो इतने लोगों को खाना खिलाता था। अब तो सिंपल सा छोटा सा उसका मोबाइल फोन का स्टोर है और उसकी क्या ही मतलब इनकम क्या ही हो सकती है, लेकिन वो रोज के 10-10 12-12 लाख रुपए का खाना खिला रहा था मुफ्त में इन लोगों को, तो वो कहाँ से आया पैसा उसके पास? डेफिनेटली ये किसी ने उसको स्पॉन्सर किया है, और स्पॉन्सर करने वाला जो है वो डेफिनेट बात है कि वो देश के बाहर का कहीं से इसी तरह का कोई एनआरआई या कहीं से भी आता है पैसा जिसका कोई हिसाब नहीं है, न किसी ने दिया न किसी ने लिया। तो वही बात हो गई। तो इस तरह की चीजें हम अपने देश में नहीं चला सकते, और इसी के लिए इसी को कंट्रोल करने के लिए, अच्छा कंट्रोल शब्द भी गलत है। कंट्रोल शब्द मैं यूज यहां नहीं करूंगी क्योंकि हम किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते, लेकिन हम तुम्हारे पास जो भी पैसा आ रहा है उन सब चीजों का अगर हम हिसाब मांग रहे हैं तो वो तो हमारा राइट है ना, वो हमारे देश का राइट है कि हम आपको सवाल करें कि भाई ये पैसे कहाँ से आए, किधर जाएगा और क्यों आए, उसका क्या उपयोग किया आपने और किसके नाम पे आया, वो तो देखना ही पड़ेगा ना। मैंने आपको भेजा या आपने मुझे भेजा, तो ये तो दो जगह पता होनी चाहिए। फिर उसका हम क्या उपयोग करते हैं तो वो भी पता है, तो उसमें गलत सवाल क्या है? तो मेरे ख्याल से ये चीज बिल्कुल है कि ये जो एक्ट है वो बहुत सही है। और दूसरी बात, आज तक अगर आप देखें तो हमारे देश में इतने सारी जगह से पैसे आते हैं विदेशी फंडिंग, और जो जो मैं बताऊं 2014 से पहले जो फंडिंग आती थी ना, वो कहते हैं कि करीब 15 लाख करोड़ रुपए आते थे बाहर से, विदेशों से 15 लाख करोड़, मैं कह रही हूँ 2014 से पहले की बात। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद वो बढ़ते 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 पता है कि 22-23 में और 24-25 तक ये नंबर बन गया है 55 लाख करोड़। तो मतलब इतना बेहिसाब पैसा आता है। क्यों आता है भाई, हमारे देश में ऐसा क्या एकदम से हो गया? हमारा देश ना इतना गरीब रहा है जितना, चलो मान लो पहले हुआ करता था कि जिसको चलो किसी संस्था वाले ने या एनआरआई लोगों ने फंडिंग भेज दिया कि हाँ चलो वहां के गरीब लोगों को आप दो, ये सब ऐसा तो है नहीं। गरीबी रेखा से हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कितने लोग बाहर निकाले अभी तो ये वाली बात तो है नहीं गरीबों के। अच्छा कोई गरीब आके मुझे ये बता दे कि किसी संस्था ने उनको हेल्प कर दी और हम गरीबी से बाहर आ गए,
ऐसा भी तो नहीं देखने को मिलता। तो इस पैसों का कोई ना कोई तो उपयोग हुआ है ना। तो वो उपयोग क्या हुआ है वो जानना क्या हमारा हक नहीं? हमारे देश के विरुद्ध हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी हो, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसियां हुई है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, वो क्या था? वो भी तो यही था। इसी मतलब प्रकार अलग था, करने वाले लोग अलग थे, लेकिन देखा जाए तो मोर और लेस इट वाज सिमिलर थिंग। तो वहां भी विदेशी फंडिंग, आप जानते हो वहां कैसे कैसे काजू बढ़ते थे, वहां पे ड्राई फ्रूट बढ़ते थे वहां पे। तो कौन पैसा देता था? वो ड्राई फ्रूट बांटने वाले लोग कहां से आए वहां पे? और वहां देखो आप कैसी कैसी चीजें, जैसे उस किसान का तो बहुत लंबा चला था, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी कि जो देख के दंग रह जाए लोग कि ये क्या है। चलो इसका तो बहुत छोटा सा पीरियड रहा, तो अच्छी बात है कि बहुत जल्दी इसको हम हमारी सरकार खत्म कर सकी इसको। और मतलब बिल्कुल हमारी सरकार के पास ये राइट है कि वो अपने भारत के देश की सेफ्टी को देखें, हमारी सिक्योरिटी को देखें, और अगर हमारे देश के ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रभाव करने वाली विदेशी ताकतें कोई योजना बना रही है तो उसको निष्फल बनाए, और उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़े वो करना चाहिए। चाहे फिर एफसीआर हो या कोई भी एक्ट हो, वो लाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, आपने जो संख्या बताई वो वाकई हमारी कल्पना के परे है कि इतना बड़ा इतना सारा पैसा हमारे देश में आ रहा है, और ये जानना वाकई जरूरी है कि क्यों आ रहा है। तो मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि भारत में हजारों एनजीओज सामाजिक कार्य करते हैं। ऐसे में विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही के क्या मानक होने चाहिए, ताकि एक और समाज सेवा प्रभावित ना हो और दूसरी ओर राष्ट्रीय हित भी सुरक्षित रहे। जी, अब ये जो एनजीओज हमारे देश में चल रहे हैं, उसमें से आप अगर देखो तो कितने एनजीओज हैं जो जेन्युइन है, जो जेन्युइनली समाज सेवा के लिए ही बनाए गए हैं, समाज सेवी लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, और समाज सेवा के लिए ही उनकी जो कोई फंडिंग आती है उसका उपयोग किया गया है। इस सवाल का जवाब इतने 75 सालों से हमारे यहाँ, अब ऑलमोस्ट 78 ईयर्स हो गए हमारे यहाँ ये चीजें चल रही है। ये नया तो है नहीं कि आज नया शुरू हुआ, राइट? ये एनजीओ है, इतने सालों से चल रहे हैं, लेकिन इतने सालों में किसी को भी अगर कोई मांग ले गवर्नमेंट से लिस्ट कि कौन से जेन्युइन है, गवर्नमेंट के पास लिस्ट है नहीं, क्योंकि इस चीज को कभी तवज्जो इसलिए नहीं दिया गया कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे अपना खेल खेलना चाहती हैं। और मैं ये बताऊं कि देखो, दो तरह की हैं चीजें। एक तो ये जो सीजेपी का जो आंदोलन हुआ ना, उसमें जो मेन पॉलिटिकल मेन पार्टी अगर मैं बताऊं तो सीजेपी अपने आप में कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाली, एक्चुअली सपोर्ट भी नहीं, एक्चुअली उसको स्पॉन्सर करने वाली और हर तरह से उसको बताने वाली कि क्या क्या उसने करना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की बी टीम है, सीजेपी इज ए बी टीम ऑफ आम आदमी पार्टी। तो उन लोगों ने उनको हर तरह से गाइड किया, अरविंद केजरीवाल ने उनको हर तरह से गाइड किया। तो एक दूसरी बात है कि ये एक बात हो गई। दूसरा, आपने अगर वो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको अगर देखा होगा तो उसमें चर्च के फादर एंड नन्स गए थे। क्यों? फादर्स एंड नन्स का इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट से क्या लेना देना? क्या कनेक्शन है उन दोनों का? कोई कनेक्शन नहीं है भाई। हमारे देश के बच्चों को प्रॉब्लम हुई, जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी, और उसके लिए जो भी करना चाहिए, अगर उन्होंने जेन्युइन प्रोटेस्ट, अच्छा देखो अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कैसा होता है अगर ये देखना है ना, तो झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट को देखो। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक्चुअली स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। वो जो बच्चे हैं वहां पे बैठे हैं, इतनी बारिश हो रही है और उनके पास उनके सर ढकने के लिए भी कुछ जगह नहीं है। मतलब वो प्लास्टिक का नहीं, वो आता है ऊपर सर के ऊपर ढकने वाला, वो चार खूंटे बांध के लकड़ियों के उसके ऊपर लगाया है उन्होंने, जिसमें से पानी गिरता है जमीन पे। उन्होंने वही बिछा के वो लोग बैठे हुए हैं, सोते भी वहां है, पूरा गीला है। दिस इज एक्चुअल स्टूडेंट प्रोटेस्ट। उनके पास खाना तक नहीं था, उन्होंने बहुत अपील करी, तब वहां जाके मंदिर वालों ने खाना दिया।
मंदिर वाले अपना ले जाके खाना दे रहे हैं वहां के बच्चों को। तो ये दिखता है। और ये आप उसी प्रोटेस्ट को अगर कंपेयर करो सीजेपी के प्रोटेस्ट के साथ, तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। यू विल सी कि जो जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार की भाषा वहां यूज होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो जो बच्चे, झारखंड के बच्चे, एक बच्चे, उन्होंने हालांकि हेमंत सोरेन के सामने वो चाहते हैं कि वो हमसे मिले, हमारे चीफ मिनिस्टर, लेकिन कहीं भी उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, कहीं भी किसी तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं किया, राइट। जबकि यहाँ हर एक व्यक्ति, मतलब जितने भी लोग बोले, वो बोले तो क्या बोले, उनके मुंह से गंदगी निकली। अगर ऐसे हमारे बच्चे होते तो ऑनेस्टली उनके लिए घर के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। अगर हमारा बेटा या बेटी ऐसा जाके बाहर किसी के भी लिए बोलता है, और वो भी किसके लिए, 77 ईयर्स के एक बुजुर्ग के लिए अगर कोई इस तरह की भाषा यूज करता है जो सपने में भी हम नहीं सोच सकते, ऐसी भाषाएं यूज की है, तो उस बच्चे के लिए उसके खुद के घर के दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। या फिर ये बताता है कि हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं। ये तो हमें बच्चों को नहीं खुला कर रहा है लोगों के सामने, ये हमारे संस्कारों का खुला कर रहा है कि हम लोगों ने क्या संस्कार दिए बच्चों को। तो ये डिफरेंस है, वन थिंग। और सेकेंड थिंग, क्यों वहां कोई फादर या नन नहीं गया झारखंड में? प्रोटेस्ट है ना, आप तो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हो, चलो सिंपल सा मान लेते हैं, तो वहां क्यों नहीं गए, सिर्फ यहाँ क्यों आए? तो इसका जवाब यह है कि केरल में एक पादरी है, ही इज नोन फॉर हिज एंटी सोशल वर्क अगेंस्ट सनातन धर्म, ही इज वेल नोन फॉर दैट। और राधा कृष्णन करके वहां के एक ओरिजिनली कांग्रेसी हैं, जो कि अब कांग्रेसी नहीं रहे हैं, उन्होंने इसका पूरा खुलासा किया। उसका पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बंदा कंप्लीटली एंटी इंडियन है, एंटी सनातन धर्म है, एंड ही इज अ प्लांटेड पर्सन फ्रॉम वेटिकन। और उनका काम यह है कि गरीब जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाओ। तो ये जो फंडिंग फॉरेन से आ रही है, वो फंडिंग का रियल यूज ये करते हैं ये लोग, इनका कोई एक्चुअल सोशल काम नहीं करते। सोशल काम के नाम पर लोगों को कन्वर्ट करना, यही उनका ध्येय है, यही वो करना चाहते हैं, और इसीलिए इतनी सारी फॉरेन फंडिंग आती है। और दूसरी वजह यह है कि वो लोग मोदी को हटाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी भाजपा सरकार को हटाना चाहते हैं, तो वो इसलिए भी उसका उपयोग करते हैं। तो अच्छा, अभी एक अमेरिका ने भी एक, अगर आपको पता हो तो बोला है कि मैं उसका नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो बंदा है जो उनके गवर्नमेंट का वन ऑफ द मेजर पर्सन है, और उसने स्टेटमेंट दी है कि ये एफसीआरए बिल आप नहीं ला सकते, और अगर आप लाते हो तो हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत खींचातानी होगी। क्यों भाई, ये हमारे देश के लिए है, हमारे देश का कानून है, हमारे देश में कौन पैसा भेज रहा है और क्यों भेज रहा है, ये जानने का हक हमें नहीं है? तुम कौन आते हो हमें मना करने वाले? और हमारे देश में अगर कोई कानून बनता है तो इसके लिए अगर आप ये कहोगे कि अगर ये कानून तुम लाते हो तो फिर हमारे देश के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो होती रहे प्रॉब्लम, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम क्यों देखें तुम्हारा भाई। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो है ना, वो एक क्रिश्चियनिटी को फैलाने का तरीका। देखो, दुनिया में दो धर्म हैं जो बहुत जल्दी से फैले, एक है मुस्लिम धर्म, दूसरा है क्रिश्चियनिटी। मुस्लिम धर्म कैसे फैला? वो मार धाड़ तलवार के जोर पे, उसका और कोई काम नहीं था, वो सिर्फ तलवार के जोर पे फैलाया है। और क्रिश्चियनिटी लोगों को शुरू में उन्होंने भी ये काम किया है, जैसे कि इन लोगों ने मार के किया, वैसे वो काम पोर्टुगीज जो जब आए इंडिया में तो गोवा में उन्होंने वही काम किया था, मार के ही सबको कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ गया कि इस तरह से करेंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये सॉफ्टवेयर तरीका आजमाया। क्या कि भाई चलो, गरीब हैं उसको पैसे दो, ये करो, कुछ हेल्प कर दो किसी तरह से उनके बच्चों की पढ़ाई में या जो कुछ भी है, देन स्लोली उनको कन्वर्ट कर दो।
तो ये काम उन्होंने किया। तो ये जो फंडिंग आती है ना, वो कोई दूध की धुली हुई फंडिंग है नहीं। उसका आने का सोर्स भी गलत है, जाने का सोर्स भी गलत है, और उपयोग भी बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमारे देश में अगर ये कहते हैं कि हम इसका देखेंगे कि भाई कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी अगर अकाउंटेबिलिटी हम लेते हैं तो बिल्कुल सही करते हैं, और करना ही चाहिए, और ये लॉ पास होना ही चाहिए। जी प्रीति जी, आपने वाकई बड़ी चौंकाने वाली बात बताई कि सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ उनके लोग भी ऐसे हमारे देश में मौजूद हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, और ये काफी मतलब मुश्किल चीज है, चूंकि हमें जिससे वाकई जरूरी है कि हम निपटे, हमारी सरकार जरूर उनसे निपटे। और मेरा चौथा प्रश्न सरकार से संबंधित ये है कि सरकार समय समय पर एफसीआरए में जो चेंजेस हैं, संशोधन है, वो करती रही है। जी। यदि भविष्य में एफसीआरए को और सख्त या व्यापक बनाया जाता है तो उसका प्रभाव एनजीओज, नागरिक समाज और विदेशी फंडिंग पर क्या पड़ सकता है? देखो, इन चीजें, एफसीआरए एक्ट जैसी चीजों में संशोधन होना बहुत वाजिब बात है। समय समय पे उसको चेंज करना पड़ता है समय के हिसाब से, राइट? तो वो तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता। अच्छा, इसके दो पहलू हो सकता है कि हो सकता है कि किसी जगह इसका सही प्रभाव पड़े, और किसी जगह थोड़ा सा नेगेटिव भी पड़ सकता है। अब सही प्रभाव कहाँ पड़ेगा कि भाई अगर हमारे देश में गलत तरीकों से, गलत सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं और उसका उपयोग भी गलत हो रहा है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पता चलेगा, और अगर जैसे ही पता चलेगा तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए वॉट एवर रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो ये हम लेंगे, और उससे ये गलत चीजें या गलत फंडिंग बंद हो जाएगी, राइट? ये है। कितने ऐसे हैं एनजीओज कि शुरू हुए, फिर उन्होंने फंडिंग मंगवाई, फंडिंग का क्या हुआ पता नहीं, किसने भेजी, कहाँ आई, क्यों आई, कहाँ उसका उपयोग हुआ, कुछ नहीं पता। 5 साल बाद वो उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, उन्होंने कभी रिव्यू भी नहीं कराया। ऐसे कितने सारे एनजीओज हैं हमारे देश में। तो ये देखो, जब जिसको गलत काम करना होता है ना, वो शॉर्ट टाइम के लिए आता है। जो जेन्युइन काम करने वाला है वो, उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो जेन्युइन काम करता है ना, तो फंडिंग आएगा, उसका कोई भी उपयोग। हाँ, ये बात अलग है कि आज तक उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दी, तो उनके ऊपर थोड़ा नेगेटिव इस तरह से होगा। जो अच्छे काम करने वाले हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव इस तरह से होगा कि उनको थोड़ा अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा, कहाँ से सोर्सेज आए, वो सारी चीजें जो आज तक कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था, और किसी को बताने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। तो रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, चीजें बतानी पड़ेगी, और रूल के हिसाब से बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी में आया इतना बता दिया, नहीं मर्जी में आया नहीं बताया, ऐसा नहीं चलेगा। और जो गलत काम करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत और ज्यादा नेगेटिव प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा कि भाई कहाँ से दिखाएं, हमारा तो जो सोर्स है, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड दिखाना ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि सोर्स ऑफ फंड, भेजने वाले के पास ये पैसा कहाँ से आया, ये दिखाना पड़ेगा। अब जो मान लो जॉर्ज सोरोस पैसा भेज रहा है, तो क्या वो दिखाएगा आपको? वो दिखाएगा कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है? वो नहीं दिखाने वाला। तो इस तरह के लोग जो जो सिर्फ अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं हमारे देश में किसी भी तरह से, और सच बताऊं तो ये जो चीजें है ना, वो हमारे देश को आगे नहीं आने देना चाहते। हमारे देश की जो तरक्की हो रही है उससे ये सारे लोग, सारे कहने को भले ऊपर 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 से देखने को अच्छे अच्छे दोस्त हैं हम, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑल दैट, वो सब बताएं, लेकिन अंदर से जलते हैं। उनको लगता है कि ये जो भारत देश जो अभी तक जिसका मनमोहन सिंह जैसा पीएम था, जो जिसको कुछ भी कैसे भी ट्रीट कर दो चलता था, और अब नरेंद्र मोदी को करके दिखा दे ऐसा, वो चलने वाला है नहीं। तो ये जो हमारा देश, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, और हमारे जो लीडर्स हैं उनकी जो बोलने की और हर तरह से डील करने की जो कैपेसिटी है वो स्ट्रॉन्गर हो रही है, वो इनके डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इन लोगों से, तो वो ये सब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो रूल आएंगे उसके दोनों तरह से इफेक्ट होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मेरे ख्याल से इसका पॉजिटिव असर ज्यादा होगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए नेगेटिव है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, तो वो असर ज्यादा होगा, और उसी को पकड़ के हमें ये करना ही चाहिए।
और आगे भी जरूरत जब पड़े तब तब उसमें जो भी सुधार करने योग्य हो वो समय समय पे करते रहना चाहिए। जी, 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 बिल्कुल प्रीति जी। और इस विदेशी फंड पे भी 2 तर्क आ रहे हैं, मतलब 2 पक्ष आ रहे हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि विदेशी फंडिंग पर सख्त निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि दूसरे पक्ष का तर्क है कि इससे नागरिक समाज के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। तो आपके अनुसार इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलित जो है उनको कैसे किया जाए, उनका संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि जो विदेशी फंडिंग आ रही है, उसका अगर नागरिक जो उसका नागरिक और या समाज के लिए जो उपयोग हो रहा है, उस उन दोनों में कोई मेरे ख़्याल से तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि विदेशी फंडिंग जो आ रही है, वो फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, एनजीओज़ क्यों क्या काम करते हैं, किस क्षेत्र में काम करते हैं, एक्चुअल क्या डिलीवर करते हैं, अगर वो चीज़ें क्लियर हों, तो वो तो फिर हमारे नागरिकों के लिए है ना, तो वो तो सीधा असर पॉजिटिव ही पड़ेगा कि भाई नागरिकों के लिए उस चीज का जो कोई पैसे आ रहे हैं या जो भी उनके पास सुविधाएं आ रही हैं उसका उपयोग भारत के नागरिकों के लिए हो रहा है, राइट। लेकिन आई डोंट सी एनी कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन दिस टू, क्योंकि समाज के लिए अगर कुछ काम करना है तो पैसे तो चाहिए, उसके उपयोग के मतलब अच्छे कामों के उपयोग के लिए पैसे बिल्कुल चाहिए और संसाधन भी चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे, तो डेफिनेटली फंडिंग आना चाहिए। अगर फंडिंग विदेश, हो सकता है बहुत सारे एनआरआईज हैं जो किसी तरह से डोनेट करना चाहते हैं अपने देश के लोगों के लिए भेजना चाहते हैं, तो वो सारे भेजे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर उसी फंड का अगर सही मायनों में यूज होता है तो हमारे देश, नागरिक या समाज, किसी को भी कोई भय नहीं है। लेकिन उस फंड का मिस यूज होता है, जैसे कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुआ, तब बहुत प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, हमारे नागरिक के लिए और हमारे समाज के लिए। तो अगर हमारा देश ये सवाल पूछता है कि हम एफसीआरए का ये कानून लाएंगे और उसके तहत आपको सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी, तो वो बिल्कुल योग्य है और करने योग्य है, और जितनी जल्द हो जाए वो हमारे लिए बेहतर होगा। जी, जी, बिल्कुल प्रीति जी। हमारे दर्शक वाक़ई आपको सुनकर इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि कितनी सारी बातें हैं जो पर्दे के पीछे पता नहीं होती हैं, और आपके ज़रिए से उन्हें बहुत कुछ ज्ञान इस बात का मिल रहा है कि क्या बातें हैं जो राजनीति के अंदर हैं लेकिन दिखती नहीं। तो अब ये जो मेरा प्रश्न अगला है वो उसी से कुछ संबंधित है कि अब हमारी एक जो डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, जिसमें बहुत कुछ एकदम से बहुत अच्छा पकड़ भी सकती है, कभी-कभी कुछ पता भी नहीं चलता। जैसे एक जगह पे ऐसा हुआ है अभी इसी हमारे सीजीपी प्रोटेस्ट के दौरान कि बहुत सारी जगह पर ब्रॉडकास्ट हुआ और वो कुछ ऐसे से इस ज़रिए से हुआ कि जिसको पकड़ा नहीं जा सकता था। तो आज के डिजिटल युग में फंडिंग के स्रोत, डेटा और सूचना पहले की तुलना में अधिक अधिक पारदर्शी बनाए जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि तकनीक, डिजिटल ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण, पब्लिक डिस्क्लोजर जैसी व्यवस्थाएं इस पूरे विवाद को काफी हद तक कम कर सकती हैं? देखिए, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का तो भरपूर प्रयोग हम लोग करते हैं और आगे भी करना चाहिए, और जितना हो सके टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली, सही हाथों में अगर वो टेक्नोलॉजी है और उसका एफिशिएंटली प्रयोग होता है तो बिल्कुल ये हमारा ये जो टारगेट है उसमें हेल्प करेगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, राइट। लेकिन उसका सही हाथों में होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि हमें अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि 100% हम उसी के ऊपर रिलाय हो जाए, क्योंकि देखो जहां जहां टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है ना, वहां हमारे लोगों की एफिशिएंसी जो है वो काम आती है। अब देखो ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसी के एग्जांपल से मैं आपको ये अपनी बात बताऊंगी कि उसमें जो कुछ भी हुआ उसमें तो हमें जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। वो जो गंदी भाषा का प्रयोग, गंदी तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करना, वो सारा देखा, तो वो तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमने देखा, तो हमें पता चला। उसी से एक्चुअली हम लोगों को पता चला कि भी मुझे नहीं लगता कि ये स्टूडेंट है, ये कोई कोई ऐसे लोग घुस गए हैं इसमें जिन्होंने हाईजेक कर लिया है, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है ना वो हाईजेक कर लिया है, और ये सही नहीं है। उसी में एक चीज ये भी हुई कि एक लेवल के आगे हम उस चीज को नहीं पकड़ पाए,
पकड़ सके, राइट? कि टेक्नोलॉजी से जो कुछ भी होता था उसका हमारे ह्यूमन बीइंग्स ने जो किया। पंजाब में आपको पता है 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे, जो कि ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाके वहां पे टेरर अटैक करने वाले थे, और इनको पकड़ा है पंजाब की पुलिस ने। पंजाब की पुलिस ने, अब पंजाब की पुलिस तो बीजेपी की है नहीं, बीजेपी की नहीं है ना, वहां गवर्नमेंट तो आम आदमी पार्टी की जी पंजाब में। तो पंजाब की पुलिस ने उन लोगों को 8 लोगों को पकड़ा है, और उन लोगों ने पता है हमारे जवानों की वर्दी सिलवा के आए थे, और वो वर्दी पहन के वहां अटैक करने वाले थे। तो लोगों को क्या लगे, वहां के बच्चों को अगर कुछ हो गया होता गलत, तो सबको क्या मैसेज जाता दुनिया भर में कि भारत की आर्मी वाले लोगों ने ये किया। जी सोचो कि अगर अगर सिर्फ इंटेलिजेंस के ऊपर हम बैठे रहते हैं या टेक्नोलॉजी के सहारे बैठे रहते हैं, तो ये चीजें होना पॉसिबल नहीं है। सो वी नीड टू हैव प्रॉपर बैलेंस ऑफ बोथ द एफिशिएंसीज, ह्यूमन एफिशिएंसी एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, और दोनों का अगर सही मायनों में सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ही हम सक्सेसफुली आगे कोई भी दिशा में बढ़ सकते हैं और अपनी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन एफर्ट्स को मैं ज्यादा एक्चुअली तवज्जो देती हूँ, बिकॉज सी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसको बनाने वाले हम जैसे लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। जो ह्यूमन बीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सकता है वो उससे 2 स्टेप आगे रहने की हैसियत है उसमें, वो उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वो एआई से 2 स्टेप आगे रहे। तो वही करना चाहिए। वी शुड नॉट रिलाई अपॉन 100% ऑन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे दर्शक भी बिल्कुल सहमत होंगे प्रीति जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि मशीन हमारे उस काबू में रहे, हम खुद ऑटोमेटन्स ना बन जाए कि हम उनसे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रीति जी, अंत में मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पूरे विवाद में से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, यदि सरकार, न्यायपालिका, नागरिक समाज और आम नागरिक सभी के लिए एक एक सुझाव देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं कहूं तो सिर्फ एक बात हम कह सकते हैं कि जो सबको एक जैसा लागू होता है। अगर एक ही बात कहनी है तो मैं ये कहूंगी कि अपने आंख कान खुले रखें और अपने आसपास होती घटनाओं का सही मूल्यांकन करना सीखें, और आंखें मूंद कर किसी के भी पीछे न जाएं। हर चीज का सही गलत हमें सोचना पड़ेगा। हम चाहे छोटे से छोटा बंदा हो, लेकिन हर उसको भी अपनी लाइफ में वो चीजें करनी पड़ती है ना, कि हमें अपनी लाइफ में छोटी मोटी चीजों के लिए भी चौकन्ना रहना पड़ता है। तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और सबसे सबसे बेस्ट बात मैं ये कहूंगी कि अपने देश के प्रति हमारा प्रेम 100% होना चाहिए, और व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ के हमें अपने देश के लिए जो भी सही है वही काम करना चाहिए। उसमें हो सकता है कि व्यक्तिगत तरीके से हमें थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े, तो वो उठाना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश के प्रति अगर इतना भी नहीं कर सकते अपना कर्तव्य मान के, तो फिर हम किसके लिए करेंगे? क्योंकि हम देश को तो माँ कहते हैं ना, हम भारत माँ कहते हैं। तो अगर हम अपनी माता को इतना रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो फिर हम दुनिया में किसी और को ये रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। तो देश की सेना बॉर्डरों पे लड़ रही है, तो हमें यहाँ खड़े रह के लड़ना पड़ेगा अपने देश के लिए। जी बिल्कुल प्रीति जी, आज आपने जो बहुत संतुलित और विचारपूर्वक तरीके से जो इस विषय पर विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विदेशी फंडिंग, एफसीआरए और नागरिक समाज की भूमिका जैसे विषय केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। ये पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन पर तथ्यपरक और संतुलित चर्चा आवश्यक है। यदि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें, शेयर करें और बियॉन्ड हेडलाइंस पावर एंड पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक नए विश्लेषण और विशिष्ट जो हमारी
बहुत एक पोस्ट है, हमारी विशेष पॉडकास्ट है, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। मैं हूं डॉक्टर निधि सक्सेना, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।